आप सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि शाम को हम लोग 6 से सवा 6 के बीच में इस विषय पर आज एक चर्चा करेंगे कि मंकी पॉक्स से कैसे बचा जाए। पहले भी जो लोग हमारे स्पेस से जुड़े हुए हैं उन्होंने पिछली बार भी हमारी चर्चा जो हुई थी संजीव जी से, तो संजीव जी बेसिकली मुंबई में बेस्ड हैं और इंजीनियर है और जिसको हम पैरेलल साइंस बोलते हैं उसमें काफ़ी सारे महारत इनको प्राप्त है। सो आज फिर से हम लोग ऑनलाइन हैं आपके सामने। संजीव जी, अब आप ऑनलाइन आ चुके हैं। कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद फिर आज हमारी मुलाकात हो पा रही है। मैं बहुत अच्छा हूँ, ईश्वर की कृपा है एंड सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मंकी पॉक्स बहुत अच्छा केस है आज डिस्कस करने के लिए, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास भी नहीं है। इंडिया में बहुत कम केसेस हैं, अभी शायद 8 या 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सो मेरे ख्याल से इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अभी ग्लोबली जो कुछ भी चल रहा है, जो भी आप नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह चल रहे हैं, लाइन से कुछ ना कुछ पेंडेमिक्स देख रहे हैं। कोरोना के बाद शायद मंकी पॉक्स ही एक ऐसा दूसरा कोई वायरस है जिसमें वेरिएंट्स देखने को मिले। लाइक इंडिया में जो वेरिएंट है वो यूरोप वाले वेरिएंट से थोड़ा सा अलग है। सो इट्स अ गुड टॉपिक, इस पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, बट मैं पहले चाहता हूं कि हम जो हमारा पिछला टॉपिक था, जब हमने कोरोना को लेकर कुछ नए विचार लोगों के सामने रखे थे और वो आज भी एज इट इज है। लगभग हम लोग 6 महीने बाद आज मिल पा रहे हैं आपकी और व्यस्तताओं के कारण। लेकिन मैं अभी भी हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि संजीव जी ने वर्ष 2000 के बाद से 2000, 2001, 2002 सॉरी 2021, 2022, मैं पता नहीं कौन से दुनिया में जी रहा हूँ। सो 2021 को लेकर और 2025 तक के कोरोना को लेकर कैसे, कब, कौन से महीने में कितने वेरिएंट्स आ सकते हैं, कोरोना का असर कैसा रहेगा, इसको लेकर संजीव जी ने बाकायदा चार्ट्स बना के हमें दिए थे। और वो चार्ट आप लोग इस भविष्य के पेज पर हमेशा देख पाएंगे। मैं इस वीडियो के बाद में फिर से वो पोस्ट भी शेयर करूंगा जिसमें हमने वो सभी चार्ट आपके सामने रखे हैं। सो ये एक बहुत ही यूनिक विषय है, क्योंकि वो चार्ट में जो मैं आपको बताऊं कि जो जुलाई का हमारा चार्ट है 2022 का जो अभी चल रहा है, सो जुलाई में आपने बहुत स्पष्ट रूप से उस पर दिखाया था कि वो नीचे जाएगा। कोरोना का जो संक्रमण है वो नीचे जाता जाएगा और उसके बाद में बाकी का बचा हुआ पूरा वर्ष जो है उसमें कोई बहुत विशेष संक्रमण नहीं रहेगा। साथ में एक बात और भी थी और वो स्थिति बनी हुई है इसमें। संजीव जी, मेरे ख्याल से विश्व में भी अब कोरोना उतना ज्यादा मारक स्थिति में नहीं है इस समय। हाँ, ये बात सही है, अभी कोरोना उतना बुरी हालत में नहीं है। हालांकि फ्लक्चुएशंस कहीं कहीं पर आते रहेंगे, बट वैसी हालत नहीं होगी जो 2021 में या 22 के शुरुआत में हुई, जनवरी तक जो। सो जैसा हम बात कर रहे थे कि जुलाई के बाद से कोरोना की वैश्विक स्थिति बहुत कमजोर होती चली जाएगी। ये चार्ट में आज से करीबन 1.5-2 साल पहले बन चुका है ऑलरेडी और वो इस पेज पे पोस्ट हो चुका है। सो वो चीज यथावत, मतलब 100% सत्य होके हमारे सामने आ रही है। कोरोना एक ऐसा विषय है जिसको लेकर किसी भी सरकार ने इंक्लूडिंग WHO, किसी ने भी आज तक कोरोना क्यों होता है इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बस हमेशा ये बात आती है कि लोगों को कोरोना हो गया, ठीक है, वो कोरोना कैसे डेवलप हुआ शरीर के अंदर, इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन हमें आज तक तो नहीं मिला है किसी के द्वारा भी। बस ये हो रहा है कि साहब कोरोना हो गया और आपने अपना RT-PCR टेस्ट करा लिया, उसमें एक नेगेटिव पॉजिटिव जो आना था वो आ गया और अकॉर्डिंगली आपने फिर वैक्सीन ले ली और उसके बाद में सब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अब नया वेरिएंट आया तो एक नया उसका
बूस्टर डोज आ गया, फिर एक नया वेरिएंट आ जाएगा, तो फिर एक नया बूस्टर डोज आ जाएगा, तो ये बड़ी मजेदार चीज चल रही है। सो इस विषय पर संजीव जी आपके क्या विचार हैं? किस तरीके से ये वैक्सीन और बूस्टर डोज और कोरोना, क्योंकि अभी तो अगला साल जो बाकी का बचा हुआ साल है 2022 में, उसमें तो कोरोना का कोई बहुत विशेष असर होने वाला नहीं है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो शायद इंडिया में फर्क नहीं पड़ेगा कोरोना का, क्योंकि हम लोग इक्वेटर लाइन पर होते हैं और अगले साल से जो भी गर्मियां पड़ेंगी उसमें मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं जो देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी सोलर फ्लेयर्स आएंगे। इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और इसका जो ज्यादा असर रहेगा वो इक्वेटर लाइन पर रहेगा। तो कह सकते हैं कि भारत की स्थिति बाकी जगह से बेहतर रहेगी। बाकी जगह पे कोरोना थोड़ा बहुत आ सकता है आने वाले सालों में। एक्चुअली 2024 सितंबर तक हमारे पास जो सोलर मैक्सिमम पड़ने वाला है उसका असर इस बार जो था वो सबसे ज्यादा लंबा देखने को हमें मिला। लाइक 2022 में हमें बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिली, 4 महीने फरवरी से लेके मई तक लगभग सोलर फ्लेयर कंटिन्यूसली रहती है। ये 2023 में भी रहेगा और 2024 में भी रहेगा। 2025 से ये धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। सो कह सकते हैं इंडिया को उतना ज्यादा नुकसान नहीं है और बाकी जगह भी कंपेरेटिवली थोड़ी सी राहत कोरोना से रहेगी, कम से कम 2024 तक गर्मियों के समय। सर्दियों के समय में कोरोना को बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। इसके अलावा 2022 की अगर हम बात करें तो सर्दियां सेफ हैं। 2023 और 24 की सर्दियां बिल्कुल भी सेफ नहीं रही हैं। 2025 और 26 से हमें कोरोना दोबारा देखने को मिल सकता है, जो शायद 2027 या 28 तक जाएगा। इस बीच में गर्मियों के सीजन में या जहां कहीं भी सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है और वहां सोलर फ्लेयर का इफेक्ट रहता है, वहां हमें कुछ और इसकी अपोजिट कुछ बीमारियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे मंकी पॉक्स के बारे में। इसके कि हमारा पूरा पूरा जो सोलर सिस्टम है ये बेस्ड है सूर्य के चारों तरफ। हम सारा सोलर सिस्टम जो है हमारा वो चक्कर लगा रहा है। तो जो परिस्थितियां हैं उसमें जो भी कुछ इस सोलर सिस्टम में होता है वो होता है सूर्य की गतिविधियों के कारण। अगर कहीं जरा भी सूर्य में फ्लक्चुएशन हुआ, सूर्य में कुछ भी ऊंच नीच होती है, या जैसे कि हम इस पेज के ऊपर लगातार आपके सामने सोलर फ्लेयर्स की बात कर रहे हैं जिसको हम सौराग्नि भी बोलते हैं, और सोलर फ्लेयर्स जैसे जैसे आते जा रहे हैं उनको लेकर हमने लगातार आपके सामने कुछ बातें रखी हैं कि कैसे सोलर फ्लेयर्स के आने की वजह से वज्रपात होता है जिसको हम बिजली गिरना कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। फिर कैसे जो चक्रवाती जो तूफान आ रहे हैं, जो परिस्थितियां आ रही हैं, इसके ज्योतिषीय कारण अलग हैं और जो वैज्ञानिक कारण है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये कारण अलग है। लेकिन कोइंसिडेंस देखिए, एक मजेदार चीज देखिए कि दोनों के जो प्रेडिक्शंस हैं, मतलब संजीव जी की तरफ से जब हमारे पास में वो सारे प्रेडिक्शंस आते हैं और ज्योतिष की तरफ से जो सारे प्रेडिक्शन आते हैं, वो दोनों आके मिला के आपस में ये बताते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बिजली गिरने वाली है, बहुत ज्यादा चक्रवात आने वाले हैं। अगर कहीं बारिश होगी तो बहुत एक्सट्रीम बारिश होगी, जो हम भुगत भी रहे हैं। आज जयपुर में मुश्किल से आधा घंटा पानी गिरा, आधे जयपुर में, और आधा जयपुर, आधा इंसान उसमें डूब गया, इतना पानी गिर चुका है जयपुर में आज। तो ये जो परिस्थितियां चल रही हैं इस बार, पिछले साल भी एक परिस्थिति हमारे सामने आई थी जब एक शोध आया था जिसमें कहा गया था कि जो बादल आ रहे हैं अब, उन बादलों में लगभग 30% ज्यादा पानी कैरी करने की एक कैपेसिटी डेवलप हुई है। यानी नॉर्मली जो बादल आते हैं उन बादलों से पिछले साल से एक नया परिवर्तन देखने में आया है कि बादल भारी हो गए हैं, यानी उसमें पानी ज्यादा आ गया है। तो जब भी बारिश हो रही है एकदम तेजी से बारिश होती है, और वो दिन चले गए जब 7-7, 8-8 दिन रिमझिम पानी गिरता था, और बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे कि ये बहुत अच्छा होता है जो रिमझिम पानी गिरता है, ये धरती के नीचे जाता है और जमीन के नीचे के पानी के लेवल को ऊपर करता है। बट अब जो परिस्थिति है वो बहुत बदल चुकी है। संजीव जी, इसमें आपका क्या कहना है? आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस साल के शुरुआत में ही एक फोरकास्ट मैंने भी डाला था कि इस बार बारिश कंपैरेटिवली पिछले साल जितनी बारिश हुई थी उससे कम होगी, पर जब भी बारिश होगी वो बहुत ज्यादा होगी, कम समय में ज्यादा बारिश होगी। सो ऐसा मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि पानी जो है वो भी थर्मल एनर्जी का सोर्स होता है अगर आप आसमान से देखें, क्योंकि
जो स्पेस का टेम्परेचर है वो -270 डिग्री तक जाता है और पानी फिर भी 0 डिग्री पर बर्फ बनता है। सो अगर आप देखें कि जब भी स्पेस का प्रेशर ज्यादा पड़ता है अर्थ पर, तब हमारा जो वायुमंडल होता है वो कंप्रेस हो जाता है। सो ऐसे में जितने भी बादल होते हैं, पहले वो जितने वॉल्यूम में हुआ करते थे उतने वॉल्यूम में अभी नहीं है। अभी उनका वॉल्यूम कम है बट उनका मास बहुत ज्यादा है, उसमें पानी बहुत ज्यादा है। सो जहां कहीं भी बारिश हो रही है, कम देर के लिए बारिश हो रही है, बट वो बहुत ज्यादा पानी के साथ बारिश हो रही है। और ये बात कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसा आपने कहा जमीन के अंदर पानी जाता है, तो ये पानी जो होता है बाढ़ लाता है और ये पानी बह के निकल जाता है, ये जमीन के अंदर नहीं जाता है। जमीन के अंदर डालने के लिए शायद हमें इसलिए प्रयास करने पड़ते हैं। हाँ, वो उसके ऊपर एक अलग से एक बार अपन चर्चा करते हैं। सो हम वापस आ जाते हैं, जो हमारा आज का मुख्य विषय है वो है मंकी पॉक्स को लेकर। सो जैसे हमारी थोड़ी देर पहले भी चर्चा हो रही थी, ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं और मंकी पॉक्स, ये दोनों एक साथ लगभग आते हुए से दिख रहे हैं, तो क्या इनके बीच में कोई संबंध आपको ऐसा लगता है कि इनके बीच में कोई कनेक्शन है, सोलर फ्लेयर्स और मंकी पॉक्स? क्यों नहीं, इनके बीच में पूरा कनेक्शन है। सी हमारे यहाँ जो भी पेंडेमिक्स आते हैं जी, मैं इसको किसी भी WHO या किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन की भाषा में शायद नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज मैं इंजीनियर हूँ। पर जितने भी पेंडेमिक्स हमारे पास आते हैं, ये स्पेस की जो भी पोजीशनिंग होती है उस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोविड को फोरकास्ट कर पाए थे, तो इसलिए फोरकास्ट कर पाए थे क्योंकि हमें ये पता था कि जो सोलर एक्लिप्स है वो किस तरह से पड़ रहा है और डार्क एक्लिप्स किस तरह से पड़ रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डार्क एक्लिप्स के बारे में भी बात की थी, जिसको अभी तक मॉडर्न साइंस ने डिफाइन नहीं किया। अब अगर आप बॉक्सेस की बात करते हैं, तो जैसा कि शायद मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कि सबसे छोटे बॉक्सेस जो होते हैं वो होती हैं घमौरियां, जो हमारे इंडिया में हर किसी को गर्मियों में हो जाती है। सो स्किन में आपके जब भी कोई डिजीज आती है, तो ये बाहर की हीट की वजह से आती है, जब आपकी स्किन में से नमी की थोड़ी कमी रह जाती है। सो आप कह सकते हैं कि प्लेसेस जहां पर सर्दियों के टाइम पर क्या होता है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि बादल बहुत ज्यादा बरस रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डार्क एनर्जी का प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। आपका जो वायुमंडल है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंडा है, और इस टाइम पर कोई भी सोलर रेडिएशन जो आता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। आप पिछले 1.5 सालों से करीब गौर कर रहे होंगे, अब सोलर फ्लेयर नहीं होती, अब वो सोलर स्टॉर्म होती है। और ये अगले कुछ सालों तक सोलर शब्द का इस्तेमाल भी नासा और बाकी सारे जो संस्थाएं हैं जो इन सब चीजों के ऊपर नजर रखते हैं, उन्होंने भी अब सोलर फ्लेयर बोलना बंद कर दिया है। वो हर बार सोलर स्टॉर्म शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं लगातार, जो हम देख पा रहे हैं इतने दिनों से। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि सोलर फ्लेयर जो पहले हमें ऊर्जा दिया करती थी, अब उसकी जगह सोलर स्टॉर्म आता है। उसमें रेडिएशन, जो हीट रेडिएशन होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं और वो सीधे आपकी स्किन पर इम्पैक्ट करते हैं। सो जब भी हाई टेम्परेचर रेडिएशन आपकी स्किन पर इम्पैक्ट करेंगे और अगर मॉइस्चर का प्रॉपर फ्लो आपकी स्किन में नहीं है, तो आपको पॉक्सिस जैसी कोई भी बीमारियां हो सकती है। इसमें एक बात और गौर करने लायक है, आप देखेंगे कि जब कोरोना किसी को हो रहा था, तो ज्यादातर उन लोगों को हो रहा था जिनको फैट का इश्यू है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको बीपी की शिकायत है, या जो डायबिटिक है, बेसिकली जिनमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा था। शरीर में चर्बी वसा ज्यादा है, उनको ज्यादा असर कर रहा था कोरोना। यस। अब अगर आप मंकी पॉक्स देखेंगे, तो मेरे ख्याल से मंकी पॉक्स ऐसे लोगों को ज्यादा होना चाहिए जो शायद बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, फैटी नहीं है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल शायद बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट उनकी बॉडी में मॉइस्चर का फ्लो भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं। उनको आप मंकी पॉक्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हुए, बिकॉज उनकी स्किन में उतना मॉइस्चर होता नहीं है। जो मसल वाला शरीर होता है उसमें भी ये प्रॉब्लम्स होती है जब फैट आपका नहीं रहता है। फैट बेसिकली वर्क्स एज अ लुब्रिकेंट है। सो कई बार लोग ऑयल को अवॉइड करना चाहते हैं। ऑयल इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। आप उसको रिप्लेस करना चाहें तो उसके लिए घी ले सकते हैं, बट एक लुब्रिकेशन आपकी बॉडी को चाहिए। जब वो कम होता है तो आपकी स्किन पे जो भी रेडिएशन आएगा वो आपको बबलिंग वहां पर देगा, एंड उसकी वजह से पॉक्सेस होते हैं। अभी की जो परिस्थिति है, जो मंकी पॉक्स अभी शुरुआती स्टेज में है और इसके केसेस अब आना शुरू हो गए हैं, और ये वास्तव में सोचने वाली बात है कि केरल में जो इनिशियली 2 केस आए थे, उसमें से एक बंदा तो बाहर से आया था, बल्कि शायद दोनों ही बाहर से आए थे। लेकिन दिल्ली के अंदर एक केस जो पहला मिला, उस केस के साथ में खासियत ये थी कि वो कहीं गया नहीं, भारत के बाहर नहीं गया, भारत में ही था, दिल्ली में ही था,
और उसकी जो परिस्थिति थी वो किसी ऐसे व्यक्ति से भी नहीं मिला जो कहीं बाहर से आया हो, और उसको मंकी पॉक्स डायग्नोस हुआ है। तो ये लगभग वैसी स्थिति हो रही है जब कोरोना जो इनिशियली शुरू हुआ था, कि जो लोग बाहर नहीं भी गए उनको भी कोरोना हो रहा है, जो बाहर से आए हुए लोगों से नहीं भी मिले उन्हें भी कोरोना हो रहा था उस समय। जबकि उस समय कहा जा रहा था कि ये भाई छूने से और पास में आने से और हवा से और जैसे भी फैलता है, सारी बातें, ये सारी बातें आपस में ही निगेट होती चली गई, क्योंकि जब केरल में कोरोना बढ़ा हुआ था, महाराष्ट्र में बढ़ रहा था, उस समय पूरे देश में कहीं कोई कोरोना बढ़ते हुए नहीं मिल रहा था। और उसके बाद में उन्हीं सारी व्यवस्थाओं के अंदर, जिसमें केरल में बढ़ रहा था और महाराष्ट्र में बढ़ रहा था लेकिन बाकी देश में नहीं बढ़ रहा था, उन्हीं व्यवस्थाओं के अंदर सडनली जब दूसरी लहर आई उस समय पूरे देश में बढ़ गया, है ना, व्यवस्था वही थी। तो जब कुछ आईसीएमआर के मेरे मित्र हैं उनसे भी मैंने एक बार चर्चा की थी कि भाई ये कैसे होता है कि आपकी ही वही व्यवस्था जिसमें कोरोना नहीं फैल रहा था, उसी व्यवस्था में सब कुछ वही का वही था, फिर कोरोना फैलने लगा, तो ये कैसे हुआ? तो अब वो सारे जवाब उनके पास में थे नहीं। खैर, सो हम आते हैं वापस मंकी पॉक्स पे, और अब इसके तो अभी जो परिस्थिति है सरकार की वो तो ये है कि शायद उन्होंने वायरस को इस लेवल पे लेके आ गए हैं जहां से अब वो उसका वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, ऐसा अभी जो लेटेस्ट हमारे पास में जानकारी है भारत सरकार की तरफ से। अब लेकिन बात ये आ रही है कि इसमें कम से कम 2-3 महीने का समय तो मिनिमम लगेगा, और अगर 2-3 महीने का समय लगता है तो हम इन 2-3 महीने के समय में कैसे बचें? क्योंकि अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अता पता नहीं है कि कैसे होगा। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि मंकी पॉक्स का हमारे पास में इलाज है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल कहा जा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बता पाता कि ये नई बीमारी जो नहीं है, जो बहुत पुरानी बीमारी है, ये इतने सालों से कहाँ गायब थी और अभी एकाएक कहाँ से निकल के आ गई है। तो ये इस बारे में कोई ज्यादा अपने पास में जानकारी लोग दे नहीं पाते, तो इस बारे में अगर आप कोई प्रकाश डाले तो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्टर ने जो कुछ भी कहा है, उनका ये कहना है कि हम लोग वैक्सीन डेवलप करने के रास्ते पर हैं, हमने वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया है। मंकी पॉक्स में भी अगर आप बात करें तो यूएस का वेरिएंट अलग है, यूरोप का वेरिएंट अलग है, इंडिया में जो वेरिएंट है वो अलग है। अगर आप 1970s में जो डिस्कवर हुआ था मंकी पॉक्स, अगर आप उसकी वैक्सीन बना रहे हैं तो वो वैक्सीन यहाँ पर काम करेगी या नहीं करेगी। अभी महीने भर पहले की बात करूं, मेरी चाइना में बात हुई किसी फ्रेंड से, तो उन्होंने बोला कि किसी को भूलना मत, हम लोग को मना किया गया है, बट यहाँ पर सारी वैक्सीन फेल हो गई हैं। ये मैं जून की बात विशेष रूप से, हाँ, विशेष रूप से चाइना में। आपने जो वैक्सीन डेवलप की है कि चाइना के पास में अभी हिंदुस्तानी वैक्सीन दोनों नहीं पहुंची, उन्होंने नहीं ली है हमारी वैक्सीन, नहीं ली। चाइना की वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं हुई, उस मामले में भी हम लकी मानेंगे अपने आप को। हाँ, हम लोग लकी। यूके में भी वैक्सीन का उतना सक्सेस रेट नहीं रहा जो सेकंड वेव में हमने देखा या थर्ड वेव में हमने देखा। लेकिन यूएस में भी इतना ज्यादा बेनिफिट होता हुआ नजर आया हो, इस बारे में खुल के आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छी बात यह है कि पहले कोविड के वेरिएंट्स हम लोग कर रहे थे। अगर आप 2009 से 2017 तक जितने भी वायरसेस चले थे, अगर आप उनका पैटर्न देखें, 2009-10 में H1N1 इन्फ्लुएंजा आया था, उसके बाद में H7N9 आया था, फिर जीका आया, फिर इबोला आया, फिर स्कारलेट फीवर आया। इस तरह से हर साल वायरसेस के नाम बदलते हैं, बट ये पहली बार हुआ है कि 2019 से लेकर 2022 तक हम लोग खड़े हुए हैं, नाम वायरस का कोविड ही है, उसके सिर्फ वेरिएंट्स के नाम बदले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं WHO भी इसमें डरा हुआ है, सतर्कता बरत रहा है। मंकी पॉक्स इज एंटायरली अ डिफरेंट फैमिली ऑफ डिसीज। मंकी पॉक्स की अगर बात करें तो पॉक्सेस जो हैं वो आपके जो वायरल फीवर होता है उससे थोड़ी से अलग होते हैं, दो दे आर आल्सो पेंडेमिक, बट ये हीट की वजह से होते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होगा, प्रोसीजर होगा, इसकी जो मेडिसिन है वो एकदम अपोजिट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा क्लियर इसमें पता नहीं चला है कि क्या हो रहा है। WHO की रिपोर्ट जो अभी तक बता रही है 18,000 केसेस, जो हिंदुस्तान टाइम्स या न्यूज पेपर्स बता रहे हैं 21,000 केसेस बता रहे हैं। बीच में मैंने कहीं खबर सुनी थी कि 95 कंट्रीज में शायद ये केसेस बढ़ने लगे हैं, बट अभी की जो 2-3 आधिकारिक रिपोर्ट अमेरिका के 2-3 राज्यों में तो इसको रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। सैन फ्रांसिस्को, फ्लोरिडा वगैरह में काफी ज्यादा है। फ्लोरिडा में 535 केसेस हैं आज की डेट में।
और अगर मैं बाकी जगह की बात करूं तो यूके में भी काफी जगह पे थोड़े बहुत केसेस मिले हैं, बट अभी बहुत ज्यादा नहीं है। टोटल 18,000 या 21,000 केसेस होना ग्लोबली, ये बहुत ज्यादा नहीं है। सो मेरे ख्याल से जब ये सोलर फ्लेयर का अटैक होगा उस टाइम पे शायद ये केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं। हमें आगे अगर कोई रिसर्च इस पर करना चाहे तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जिनको मंकी पॉक्स हो रहा है, क्या वो पहले कोविड के पेशेंट्स रह चुके हैं, क्या उन्होंने वैक्सीनेशन किया है। बिकॉज जब भी आप वैक्सीन लेते हैं तो उसका बॉडी पर बहुत तरीकों से फर्क पड़ता है। सो एक्चुअली में आपने बॉडी को जो सप्लाई किया था, नाउ द सिमिलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज एक्चुअली कॉजिंग यू सम डिसीज, बिकॉज उस टाइम पे आपने एक इन्फ्लेमेटरी वैक्सीन दी थी, और आज की डेट में जो आपको प्रॉब्लम है, बिल्कुल गर्म किया था, वो भी अंदर से आपने गर्म किया था, इससे मॉइस्चर लेवल कम होता है ऑफकोर्स। और अभी जो आपको प्रॉब्लम वो आ रही है वो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन की वजह से आ रही है। ऐसे केसेस में आपको क्या डेवलप करना है, आपको मॉइस्चर लेवल कैसे मेंटेन करना है। बाकी मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए अच्छी तरह से, और आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। गर्म जगहों पर जो जो चीजें खाई जाती हैं वो आप खा सकते हैं। आपके यहाँ जब भी बारिश हो रही हो या टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना हो, उस केस में आप डायरेक्ट सनलाइट में ना पड़ो, बिकॉज इस टाइम पर जो रेडिएशन आ रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और सर्दियों में ये ज्यादा। मैं फिर से रिपीट करूं, आपने पहली चीज बोली कि पानी पीते रहें, यानी शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। दूसरा आपने कहा कि अगर सीधी सीधी बात करें तो हमें धूप से, डायरेक्ट सनलाइट से बचना है जी। बट अगर सनलाइट की हम बात करें और सोलर फ्लेयर की अगर बात करें तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सनलाइट तो हमारे पास में मुश्किल से 8 मिनट में आ जाती है, सोलर फ्लेयर को आने में तो मेरे ख्याल से कितना 4 या 5 दिन का समय लगता है। तो सोलर फ्लेयर और सनलाइट, इनके बीच में डिफरेंशिएशन अगर कर सकें तो। नहीं, ये हमारी जानकारी थोड़ी सी अधूरी है। सोलर फ्लेयर में वेलोसिटी जो होती है लाइट की वो हमेशा वेरिएबल होती है। सो अगर ये किसी प्लैनेट से पास होकर आ रही है तो हो सकता है ये 600 माइल्स और किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आएगा, ये भी पॉसिबल है, जो कि बहुत कम स्पीड होती है। बट अगर ये डायरेक्टली आ रही है तो ये ज्यादा स्पीड से भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो सोलर फ्लक्चुएशंस में, मैग्नेटिक फील्ड में जो भी चेंजेस हुए वो कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ, सो उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंडली, जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की इस बारे में कि सोलर फ्लेयर इज नाउ गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल। पहले सोलर फ्लेयर्स पहले भी आते थे बट वो हमें पता नहीं चलते थे, बिकॉज अमाउंट ऑफ हीट जो होता था वो बहुत ज्यादा कम होता था, सूर्य की रोशनी तब भी हमारे पास आती है। अभी जो भी सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, दे आर टर्निंग टू बी स्टॉर्म्स। सो स्टॉर्म्स इस बार काफी ज्यादा आते रहेंगे, आप एक हर 4 महीने में मान के चलिए वो आना ही आना है। इसके अलावा अर्थ के पीछे जब भी कोई बड़े प्लैनेट्स होते हैं, लाइक जुपिटर होता है या मार्स होता है डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल इस दिसंबर के आसपास मार्स हमारे पीछे होगा, उस टाइम पर काफी ज्यादा सोलर फ्लेयर्स होंगे। 22 सितंबर के टाइम पर जुपिटर हमारे पीछे होगा और आगे कोई भी प्लैनेट नहीं होगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर जुपिटर कोई भी एनर्जी पुल करता है सन से, इन दैट केस ये सीधे अर्थ को टकरा के जाने वाली है, एंड उस टाइम पे जो भी सोलर फ्लेयर आएगी। हाँ, मतलब इसका मैकेनिज्म तो ठीक है, हम इसको आगे इस पे और भी चर्चा करेंगे कि सोलर फ्लेयर्स किस तरीके से आ रहे हैं। अभी तुरंत की अगर बात करें तो हमें जो अपने आप को बचाना है इस समस्या से, बचाने के लिए हमारे पास में जो पहला विकल्प है वो ये कि अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, और दूसरा ये कि डायरेक्ट सनलाइट से बचें। सिर्फ सनलाइट से बचना है या डायरेक्ट एक्सपोजर से भी बचना है, सीधे आसमान के एक्सपोजर से, क्योंकि सोलर फ्लेयर तो आ रही है, वो तो घेर लेगी पूरा आके। हाँ, तो कोविड के टाइम पर हम लोग कहते थे कि आपको आसमान के एक्सपोजर से रात के समय बचना है। अभी हम लोग अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर को सोलर एनर्जी काफी गर्म कर रही है, इन दैट केस आपको सन से दिन के टाइम पर बचना है। ओके।